आयुर्वेदिक को हम हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति कहते हैं। करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब सीरियस या क्रिटिकल हेल्थ केयर की बात आती है तो आयुर्वेदा अक्सर फ्रंट लाइन से बाहर क्यों दिखाई देता है। आज इन सवालों पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी जी से बात करेंगे। इनके पास आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का और जो प्रैक्टिस के साथ साथ रिसर्च और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत आपका आभार और स्वागत। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। बिना देरी किए सीधे मुद्दे पे आएंगे डॉक्टर साहब। मैं आपने दर्शकों को, मेरे दर्शक और मैं ये जानना चाहते हूँ कि आपकी ये 35 साल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में एक बार बताइए। मैं आयुर्वेद से तब जुड़ा जब 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो एक वैद्य जी थे, मुझसे कुछ जड़ी बूटियां मंगाया करते थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जड़ी बूटी किस काम में आएगी, लेकिन आए दिन वो कुछ ना कुछ मुझसे मंगवाते थे। दवा बनाते थे, कुछ मरीज आते थे, उनको दिया करते थे। तो थोड़ी उत्सुकता जगी, मैंने पूछना शुरू किया। वहां से उन्होंने कुछ पहचान करवाना शुरू किया कि इसका नाम अश्वगंधा है, इसका नाम गिलोय है, और उत्सुकता बढ़ती चली गई। तो वहां से 1977 से मैंने इंटरेस्ट लेना इसमें शुरू कर दिया। कालांतर में कार्य क्षेत्र बदलता रहा, कुछ दिन नौकरी में भी रहा, लेकिन नियति का ऐसा विचार था कि मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करूं। तो सब कुछ छोड़ करके फिर से आयुर्वेद में आ गया। तो जब मैं आयुर्वेद की चर्चा करता हूं जी तो लोग अक्सर बोलते हैं जैसे दवाई की औषधि है कोई। जी तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का लगातार मेरा जो अध्ययन चल रहा था, मैंने देखा कि जो आंख से दिख रहा है, परमात्मा ने जो हमारे लिए बिखेर रखा है, वही जी औषधि है। ऐसी कोई वनस्पति इस धरती पर नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधि गुण ना हो। और ये पढ़ने के बाद में तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। जी उस समय साधन उतने अच्छे नहीं थे, तो वैद्यों के संपर्क में आता था, कुछ जड़ी बूटी तोड़ के वैद्यों के पास ले जाता था। कभी कभी तो वैद्यों के साथ ही मैं बाहर निकल जाता था, तो वो मुझे समझाया करते थे कि इस जड़ी का नाम ये है और ये इस रोग में काम आती है। तो मुझे लगा कि परमात्मा कितना मेहरबान है हम लोगों के ऊपर। रोग बाद में आता है, औषधि परमात्मा ने पहले धरती पर पहले दी। दे दिए। जी तो कालांतर में मैंने किचन को ही देखना शुरू किया। तो ये लगा कि किचन में जो भी चीज है वो औषधि है। चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे गुड़ हो, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे मेथी हो, हम्म। हर चीज तो औषधि है। हर चीज औषधि है जो किचन में है। हाँ, और फार्मूलेशन तो वो जो वैद्य जी मेरे संपर्क, जिनके संपर्क में मैं आया था 1977 में, उन्होंने ही फार्मूलेशन बनाना सिखाया। ज्यादातर आयुर्वेदिक फार्मूलेशन आप देखेंगे कि समान गुणों वाली औषधियों को मिला करके बनाया जाता है। और जी द्रव्य गुण विज्ञान में एक शब्द आता है, रस पंचक। जी तो किसी भी द्रव्य को पहचानने के लिए, जानने के लिए द्रव्य पंचक का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि इसका गुण क्या है, इसका रस क्या है, इसका वीर्य क्या है, इसका विपाक क्या है, और अंत में एक शब्द आता है प्रभाव। जी हमें पता चल गया कि ये चीज कठोर है, ये चीज मुलायम है, या ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है, कसैली है, ये सब चीजें पता चल गई। तो अंत में एक चीज आता है कि उसका विपाक क्या है, यानी पचने के बाद में उसका स्वाद कैसा रहेगा, उसमें कौन सा रस उत्पन्न होगा। ये सब होने के बाद ठीक है, यहाँ तक तो जानकारी है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा मानव शरीर पर। तो जी जब इस प्रकार से रस पंचक के आधार पर मैंने औषधियों को मिलाना शुरू किया, तो अच्छी से अच्छी औषधि बनना शुरू हो गई। हाँ, प्रारंभ में हमें वैद्यों की सहायता लेनी पड़ती थी, उनके पास बैठना पड़ता था, पूछना पड़ता था।
तो इस प्रकार से मैं आयुर्वेद में आया। तब बहुत तो बढ़िया। ये समझिए कि नेचुरोपैथ का बोर्ड भी उस समय नहीं था। अब तो नेचुरोपैथी भी आयुष की एक अच्छी पैथी है जिसमें ये 5 चीजें हैं, आयुर्वेदा और योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो जी मैं तब से काम कर रहा हूँ और भगवान की कृपा है कि जितने रोगी आते हैं सब संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं सेवा कार्य में लग गया हूँ। मेरा कमर्शियल प्रैक्टिस है नहीं, पर जी फिर भी मैं आयुर्वेदिक फार्मुलेशन बनाता रहता हूँ वैद्यों जी। के डिमांड पर। मेरी एक छोटी बहुत सी बढ़िया। फैक्ट्री है हरदा में, श्री जी सर्वेश्वर आयुर्वेदाला के नाम से। जी तो जी जी बस जी वहीं पर ये सब फार्मुलेशन चलता है। जी और अब मैं क्लिनिक खोलने पर आ गया। ये जी जो आपने प्रस्तावना में बताया कि आयुर्वेदा फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है, जी जी तो जी 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 उस पर मैं कहूँगा, लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि एक बार किचन देखना शुरू करें। जी हमारे अंदर एक वो आ गया कि स्त्रियों का काम है खाना बनाना। जी तो ये ना सोच करके ये समझें कि वो कितनी बड़ी वैद्य है। हमारे घर में जो महिला है ना, वो केवल हम्म। महिला नहीं है कि वो जी गृहिणी है, घर के काम के लिए है। वो बहुत अच्छा वैद्य है जी और उसे हर चीज की जानकारी है। जब छोटा बच्चा होता है, बिस्तर गीला करता है, तो हम वहाँ क्या कर पाते हैं, जी। लेकिन उस माँ को ध्यान है कि हम्म। अगर बच्चा गीले में रहेगा तो इससे सर्दी हो सकती है। हाँ, एक तो ये है। कोई दूसरा, अगर इन्फेक्शन हो बच्चे को सकता है। सर्दी हो गई हाँ, उससे कौन सी दवा देनी है जी वो किसी को बताती नहीं है। वो घर में जी ही तेल गरम करके लहसुन डाल के, मेथी डाल के बच्चे की मालिश कर देती है, या जी जी फिर जी जायफल उठा के दूध में घिस के बच्चे को चला देती है। तो जी हम जब जायफल की बात करते हैं तो औषधि के रूप में करते हैं, उसने पढ़ा भी नहीं है। जी। जो हमारे घर की महिला है, हाँ आजकल तो बहुत बेटियां जो है बीएमएस डॉक्टर हैं, हाँ लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, हाँ। लेकिन उसे पता है कि उसे बच्चे को जब हम्म। तकलीफ होती है तो क्या करना चाहिए। इतना बढ़िया वैद्य हाँ, हमें कहाँ उन्होंने मिलेगा। सुना। उन्होंने सुना है अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ ये से। परंपरागत है। जी हाँ, ये परंपरागत है। ये समझिए कि जब से सृष्टि बनी है, हाँ उसके बाद जब से हमारा भारत देश है, हाँ तो यहाँ हमारे यहाँ आयुर्वेद तब से है। इसीलिए आयुर्वेद का ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि ये 18वीं सदी में पैदा हुआ या 17वीं सदी में पैदा हुआ। ऐसा जी नहीं है। हाँ जब से मानव सभ्यता है, हाँ तब से आयुर्वेद है। जी तो आयुर्वेद के बारे में अगर कुछ जानना है तो हमें सबसे पहले किचन के बारे में जानना चाहिए। जी। और अभी देखता हूँ हम्म। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो डिफरेंस हमें नजर आता है, जी। आयुर्वेद कहता है कि आपका भोजन ही औषधि है। औषधि है, भोजन ही औषधि है। औषधि है। जी। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कई बार इतनी औषधियां खानी पड़ती हैं कि औषधि ही भोजन बन जाता ये सही है। बात है। ये दोनों का फर्क है। हमारे हाँ। यहाँ तो अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। हम्म। यानी 2-3 चीजें हैं, अन्न है, जल है, हवा है। हम्म। इसके बगैर तो हमारा जीवन मुश्किल है, असंभव है, असंभव है। असंभव है। तो हाँ ये हमारे जीवन दाता माने गए हैं। हाँ। और आयुर्वेद के जो 3 स्तंभ माने गए हैं वो क्या है? एक तो है भोजन। भोजन। भोजन जब हम लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हाँ। हमारे शरीर में सभी चीजों की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा जी है जी जी। निद्रा। हाँ हमारे ये अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरह से बात करूंगा कि हमारे हाँ। शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। सेल है, सेल सेल। हमारे शरीर में बनते भी रहते हैं, टूटते भी टूटते भी रहते हैं। रहते हैं। सेल बनाने का काम हमारा रक्त करता है। हाँ तो जब भी हम कुछ काम करते हैं वो सेल नष्ट होते रहते हैं। हाँ। और जब सेल ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं तो जी। बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। तो हाँ रिपेयर मोड में कैसे जाती है? जब हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं, तो बॉडी रिपेयर हो जाती है रात भर में, हाँ सुबह फिर स्वस्थ रहते हैं। हाँ। तो एक तो आहार, दूसरा निद्रा, निद्रा। और तीसरा है ब्रह्मचर्य।
दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। हाँ, तो ये चीजें वो है। आयुर्वेद का जो सबसे बढ़िया सिद्धांत मुझे लगा, जो आयुर्वेद की तरफ मुझे प्रेरणा मिली, जी। उसमें ये समझिए कि हमारा शरीर कैसा बना। हम्म। 5 महाभूत जो हैं, वो पंच महाभूत कौन से हैं? हाँ। धरती, जी। जल, जल, अग्नि, अग्नि, आकाश आकाश, और वायु। वायु। ठीक है, जी जी। वायु, ये 5 पंच महाभूत माने जाते हैं। तो अगर संसार में सब चीज इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित है, तो जी हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूत से निर्मित है, और जो जी औषधि हम ग्रहण कर रहे हैं जी। वो भी इन्हीं पंच महाभूतों से। इसीलिए कई बार आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्यों? हम्म। क्योंकि दोनों चीजें उन्हीं पंच महाभूतों से है। एक जी। बार किसी ने मुझसे कहा कि आप त्रिफला के साइड इफेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए। मेरे अच्छा। चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं। तो मैंने जी। कहा भाई 65 साल की उम्र हो गई है, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है अच्छा। कि क्या साइड इफेक्ट है। जी। नहीं, कुछ तो होता होगा। हम्म। मैंने कहा होता है, जैसे कि मैं पानी पी के जीवित हूँ। हम्म। अब यहीं पर अगर मेरे पेट में 5 लीटर पानी जबरदस्ती डाल दिया जाए तो क्या तो होगा? साइड इफेक्ट होगा। तो इसको आप साइड इफेक्ट कह सकते हैं। जिस अति अग्नि होगी, से, मतलब हाँ, अति हो गई अति तो साइड हो इफेक्ट गए, होगा। हाँ। उसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। मैं तो कई बार मजाक मजाक में बोलता हूँ, मरीज पूछता है कि डॉक्टर ये जो दवा दे रहे हो इसका कोई हम्म। साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो मैं हाँ। कहता हूँ इसका, मैं पूछता हूँ कि इसका पैसा कौन देगा? तो रोगी बताता है अच्छा। कि मैं दूंगा। तो मैंने कहा जब हम्म। पैसा आप देंगे तो साइड वाले को क्यों इफेक्ट करेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कई बार तर्क के बीच में कुतर्क भी सुनने के लिए मिलता है और बड़ा आनंद आता है। मिल जाता है। ये मैं उनकी गलती जी। नहीं कहूंगा, क्योंकि वो हाँ। शुरू से ही साइड इफेक्ट, ये हमारा शब्द भी नहीं है साइड इफेक्ट। हाँ, हमारे यहाँ कहाँ है साइड इफेक्ट? ये अंग्रेजी बाहर का का शब्द शब्द है, है साइड इफेक्ट। अंग्रेजी का साइड इफेक्ट है। बाहर का शब्द, हमारे यहाँ का शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे आरोग्य और रोग, रोग। रोग से मुक्ति का नाम है आरोग्य, जिसके लिए अच्छा। हम अच्छा आहार ग्रहण करें, जिसमें भोजन ही हमारी औषधि है। उस पर ध्यान रखें कि किस मौसम में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। नहीं खाने। दूसरा, प्रकृति और दोष के अनुसार आहार ग्रहण करें। जी। अगर मुझे सर्दी हुई है, कफ बढ़ा हुआ है, और इसी दशा में हम कफ बढ़ाने वाला आहार ले रहे हैं तो कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ जाएगा। अब किसी का पित्त कुपित है और पित्त हाँ, बढ़ाने वाला आहार ले रहा है तो फिर पित्त बढ़ जाएगा, बढ़ और बढ़ जाएगा, जाएगा, तो और बढ़ और जाएगा। तकलीफ होगी। हम्म। तो प्रकृति और दोष के अनुसार ग्रहण करें, ये ध्यान रखना है। आयुर्वेद जी। की चिकित्सा में एक चीज और ध्यान देने की है कि हाँ। ज्यादातर बीमारियां जितनी भी हैं वो पेट से पैदा होती है। जी। अगर हमारी अग्नि, पेट की जो अग्नि है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो कमजोर हो गया, पाचन क्रिया हाँ। मेरी मंद हो गई, तब क्या होगा? तो जो भी मैं खा रहा हूं, हमारे यहाँ सप्त धातुओं की चर्चा करते हैं ना, हाँ। रस, रक्त, उसके बाद मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, तो पहली धातु क्या बनती है? रस। रस ठीक प्रकार से बनेगा कब? जब हमारी जठराग्नि तेज रहेगी, जब हमारा पाचन संस्थान ठीक काम करेगा तो रस अच्छा बनेगा। रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी अच्छा बनेगा। राइट। ये तो रहेगा। अच्छा, अब यहीं पर अगर रस के बाद में रक्त में कन्वर्जन ना हो पावे तो आम दोष पैदा हो जाएगा, यानी कि वो रस दूषित हो जाएगा। इसी प्रकार से हर धातु को जो परिवर्तन के समय में ठीक प्रकार से परिवर्तित नहीं हो पाई तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो दोष पैदा हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो पेट की अग्नि यानी जठर अग्नि मजबूत होनी चाहिए, और हमारा आहार जो है वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब है कि जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो शरीर में दोष ना पैदा करे, ऐसे जो आहार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सात्विक आहार। तो पहली चीज तो ये कि भोजन
भोजन औषधि है, ये इस पर हम ध्यान दें। प्रकृति के हिसाब से और दोष के हिसाब से भोजन करें। अग्नि को तेज रखें, यानी पाचन क्रिया को बहुत अच्छी रखें, और सात्विक आहार करें जो हमारे शरीर में पच सके आसानी से। जी। तो अगर इतनी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आहार ही औषधि बन जाएगा और हम जीवन भर रोग मुक्त रहेंगे। अब इसमें कई बार जो दोष है, जिसको गुण भी कहा जा सकता है, बिना इसके हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वात, पित्त और कफ। अब ये लोगों की समझ में नहीं आता। अक्सर आप मॉडर्न चिकित्सा की जब बात करेंगे तो वो बताते हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, यानी खून की कमी है, विटामिन की कमी है, यानी कि कैल्शियम की कमी है, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। ये लोगों की समझ में आता है, लेकिन जब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम बोलते हैं कि आपका पित्त कुपित हुआ है, तो आदमी कहता पित्त क्या होता है? अच्छा, ऐसे ही दवाई दे दो कि पित्त पूरा ही खत्म हो जाए। अरे पित्त पूरा ही खत्म हो जाएगा तो हमारे जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये तीनों गुण भी हैं और दोष भी है। हाँ, तो इसको हम सामान्य जो बोलचाल की भाषा में हम समझाते हैं कि वात मतलब हवा, हमारे लिए जरूरी है हवा। अच्छा, पित्त मतलब गर्मी, तो अगर गर्मी नहीं रहेगी शरीर में तो ना हमारा खाना पचेगा, ना हम जीवित माने जाएंगे। और कफ मतलब मॉइस्चर, नमी, तो हमें पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, हाँ, और गर्मी भी जरूरी है। जब ये तीनों चीजें संतुलित रहती हैं तब हम रहते हैं स्वस्थ रहते। लेकिन जब बिगड़ जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है, तो हम रोगी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, दोषों को सम रखना, अग्नि को तेज रखना, यानी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखना, ठीक प्रकार से नींद लेना, और दिनचर्या हमारी जितनी अच्छी रहेगी उतना हम रोगों से दूर रहेंगे। ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। इस बात से एक बात निकलती है डॉक्टर साहब, इन 35 सालों के तजुर्बे में आपको ये स्ट्रेंथ तो समझ में आ रही है कि आयुर्वेदा की स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ लिमिट या वीकनेस भी समझ में आती है कि यार ये इसकी वीकनेस और ये इसकी यार लिमिट है, ऐसा आयुर्वेदा की? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन में आप लिमिट बोल सकते हैं जी। आज के दिन में आप लिमिट बोल सकते हैं, क्योंकि कई 100 सालों तक हमारे हाथ बांध के रखे गए थे। अच्छा। अब याद करिए, एक युद्ध की मैं चर्चा करूंगा जिसका नाम है महाभारत। ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में तो बहुत सारे योद्धा लड़ रहे थे, मतलब लाखों की संख्या में। तो जब वो लड़ते थे तो अलग अलग ढंग के हथियार भी प्रयोग होते थे। हो सकता है आज की तरह से हथियार ना रहे हों, लेकिन उस समय इतने आधुनिक हथियार नहीं रहे होंगे, लेकिन हथियार तो होते ही थे युद्ध में यूज। हाँ, उस समय लोगों को चोट लगती थी, तो जब चोट लगती है तो उसका अंग्रेजी नाम है इमरजेंसी। चोट लग गई, अनकॉन्शियस हो गया तो इमरजेंसी आ गई। बिल्कुल, इमरजेंसी आ गई। अब इसमें हाँ, तो ऐसे कई ग्रंथ में हैं जिसमें एक शब्द मिलता है अपमुमूर्षु चिकित्सा। अच्छा, मुमूर्षु यानी मृत्यु। मृत्यु के ठीक पहले कोई रोगी पहुंचा हुआ है, उसकी चिकित्सा कैसे करें? वैसे जो रत्नावली में काफी अच्छा वर्णन अपमुमूर्षु चिकित्सा की गई है। तो इमरजेंसी के लिए आयुर्वेद कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि दूसरी पैथी थी ही नहीं। तो कुछ समय से, जब से मॉडर्न मेडिकल साइंस आया, उसमें सब चीज पेपर पर आती है, और उसको लोग समझने लगे कि नहीं, वही डॉक्टर है, ये तो धोती पहनने वाला गांव में बैठा हुआ है, ये कैसे चिकित्सा कर सकता है। ये भी काफी कुछ आया। देखिए, आप किसी से कहीं जाइए और किसी विद्यालय का नाम पूछिए तो बोलता है कि नहीं मालूम है, लेकिन आप उसे कॉलेज पूछिए तो तुरंत बताएगा कि आप इस रास्ते से चले जाइए। विद्यालय नहीं मालूम है, कॉलेज मालूम है, न्यायालय नहीं मालूम है, कोर्ट मालूम है। तो बहुत समय तक हमें भाषाओं से वंचित किया गया।
जबकि हिंदी है, संस्कृत है, इसमें देखिए कुछ जैसे यूनानी है, तो कई बार मैं यूनानी का प्रयोग करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपको यूनानी के बारे में भी मालूम है। अब यूनानी और आयुर्वेद, इसमें बड़ा अंतर नहीं है, नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे कि कोई दोनों ही प्राकृतिक चिकित्सा हैं और दोनों ही नाम थोड़े से अलग अलग हैं दोनों पद्धतियों में, लेकिन कई जगह एक जगह बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन है। जैसे वो कुश्ता बोलते हैं, हम भस्म बोलते हैं। हाँ, तो अगर स्वर्ण भस्म हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे कुश्ता तिला। ये स्वर्ण भस्म उनके यहाँ है। हमारे यहाँ अगर टैबलेट बोलते हैं या वटी बोलते हैं तो उनके यहाँ हब्बे है। तो इस प्रकार के शब्दों का फर्क है। हम अगर किसी चीज की गिरी बोलते हैं तो बोलते हैं मगज। तो सिर्फ हमें भाषाओं के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, तभी हम अच्छे प्रकार से आयुर्वेद का अध्ययन कर सकते हैं। अब और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां, चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, चाहे आयुष की ये पांचों पैथी हो, हर पैथी का काम है रोगी को आरोग्य देना, और दूसरा काम हो तो आप बताइए। इसी में मुझे एक सवाल याद आ रहा है डॉक्टर साहब, जो हमारी हाँ बोलो। अभी आयुर्वेदा हजारों साल पुराना है और साइंटिफिक भी है, आपके हिसाब से आपने बताया साइंटिफिक भी है और पुराना है, हजारों साल पुराना है, और पूरा देश और दुनिया को अब तो पता चल गया है कि यार WHO भी बोल रहा है कि हाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया की बहुत अच्छी है और वर्क कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद, और पूरी दुनिया भी मान रही है अच्छा है, ये सब होने के बाद भी ये फ्रंट लाइन में क्यों नहीं है? ये ट्रीटमेंट बैक साइड कैसे चला गया? इसके बारे में क्या आपका वो है कि मानना है कि ऐसा क्या है, ये इतना पीछे क्यों रह गया, फ्रंट लाइन में क्यों नहीं है? इसमें पहली चीज तो है भाषा। हाँ, हम बुद्धिमान किसको मानते हैं? जो अंग्रेजी अच्छे ढंग से बोलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ऐसा पढ़ता है। एक आगे बढ़ते बढ़ते एक अक्षर आता है, वो अक्षर है G। जी के सामने होता है जेंटलमैन। अच्छा, अब जेंटलमैन कैसा दिखाया जाता है? जो चित्र प्रस्तुत किया गया हमारे बच्चे के सामने, कोट वोट लगा के, टाई वाई लगा के, वो जेंटलमैन है। अच्छा, अगर उसी बच्चे के पिताजी गांव के किसान हो और धोती कुर्ता पहनते हो तो तो वो उसको बैकवर्ड करेंगे कि भाई जैसे वो बच्चा अभी 3 साल का है, 4 साल का है, लेकिन एक गलत बात उसके दिमाग में मैंने डाल दी कि जेंटलमैन मतलब कोट पैंट टाई वाला जेंटलमैन है। तो वो समझता है कुछ दिन में कुछ और बड़ा होता है, तो जेंटलमैन का हिंदी मतलब उसे समझ में आता है कि सभ्य पुरुष। तो उसे लगता है कि मेरे पिताजी शायद असभ्य होंगे, उनके पास जेंटलमैन नहीं है, कोई चीज नहीं है। हाँ, तो हमारे दिमाग में शुरू से ऐसी गलत बातें डाली गई। अभी मैं सुनता रहता हूँ कि दमा तो दम के साथ में जाता है। अरे क्यों भाई, दमा दम के साथ में क्यों जाएगा? और अगर दमा दम के साथ में ही जाना है तो जो दूसरी पैथी में जाके पंप ले रहे हो, आयुर्वेद में क्यों नहीं आते हो? जाएगा तो दम के साथ ही ना। आपका मानना है, आपने गलत चीज अंगीकार कर ली, तो फिर अपने देश की जो चीज है, अपना जो इंटेलेक्चुअल वो प्रॉपर्टी है, आयुर्वेदा है, उसके पास क्यों नहीं आना? दूसरा, इमरजेंसी में तो हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास ही जाना पड़े। वो गलत भी नहीं बोल रहा है, लेकिन पूरा सच भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चिकित्सा पहले से मौजूद है इमरजेंसी के लिए, उसको कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऑपरेशन पर सरकारों ने रोक लगा दी, इंजेक्शन बंद करवा दिए। तो कुछ तो भारतीय सरकारों का दबाव, कुछ विदेशियों का दबाव, और कुछ भाषा का दबाव। आपने कहा भाषाओं का दबाव है, सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं बढ़ा पा रहा है इसको, और एक है मुझे ये लगता है कुछ लोग बोलते हैं कि इधर आयुर्वेदिक में रिसर्च और एविडेंस की भी कमी है। नहीं, अब हम आयुर्वेद में जो भी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च की कमी नहीं है, कमी जो वो डॉक्यूमेंटेशन में थी। गांव के एक व्यक्ति ने कोई रिसर्च किया,
रिसर्च करके अपने गांव वालों का भला किया। हम्म अब वो डॉक्यूमेंटेशन उसमें वर्ल्ड फोरम पर कैसे ले जाएगा? हम्म तो कमी रिसर्च में नहीं है, कमी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाया। जो हम विश्व पटल पर नहीं रख पाए। अब एक चीज हम्म समझिए, विश्व पटल पर जो एक सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो होती है हाँ, हाइजीन की। हाइजीन की। ठीक, हाँ। तो वो हाइजीन कैसा मानते हैं? हमारे यहाँ कहा जाता है कोई भस्म बनानी है तो हम्म मिट्टी में बनाओ, मिट्टी के हम्म बर्तन में डालो। अच्छा, हम्म उसमें ये भी विधान है कि हम्म जो कंडे होते हैं गोबर से जो बनते हैं, हाँ या लकड़ी की जहां आंच देनी है, ये विधान लिखा है। अब हाइजीन के नाम पर मैंने वो मिट्टी हटा दी, स्टील के हाँ बर्तन आ गए, हाँ, और अग्नि के नाम पर इलेक्ट्रिक आ गई। ठीक कंडे है, हटा दिए और लकड़ी हमने हटा दी। कहा कि उस लकड़ी हटा दी, इलेक्ट्रिक आ गया। हाँ। तो लोग कहते हैं नहीं वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतना टेम्परेचर में बन जाती है। हम्म तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम्म हर चीज प्रूवन कर लिया। अरे हमारा हाँ पैंक्रियाज जितना इंसुलिन हमें बनाना चाहिए, जितने शरीर की आवश्यकता है उतना वो बना हम्म के दे देता है, और हमें डायबिटीज नहीं है। लेकिन क्या डायबिटीज पेशेंट को जो पंप लगाया जाता है इंसुलिन वाला, हाँ। वो क्या सही है? क्या परमात्मा की हम बराबरी कर लेंगे? तो कुछ हाइजीन के नाम पर, कुछ साइंटिफिक के नाम पर, और हम्म हमारी पूरी पद्धति को लोगों ने अनसाइंटिफिक घोषित कर दिया। और हम क्या हाँ कर रहे हैं, हाँ एक तरफ तो हम जो जानते हैं, हमारा जो ज्ञान है हम्म उससे हम बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, आपको दिक्कत है तो यहाँ आकर देखो। हम हम्म अपने ज्ञान को उनके पास भेजते हैं। तो एक चीज हाँ बताइए, एक अरबी जी। का टीचर है हम्म और आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ना है, हाँ। तो वो पढ़ा पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं पढ़ा पाएगा। तो हम हम्म अपने आयुर्वेद को विश्व पटल पर ले जाएं, ये अच्छी बात है। सरकार भी आज मेरा सहयोग कर रही है, और वैद्य हम्म भी भारत में बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ लेकिन जब तक विदेश नहीं बोलेगा आयुर्वेद अच्छा है, तब तक हम खुद नहीं मानते। हाँ, लेकिन वो तो लोग अभी यानी मान रहे कि हैं। हमारे, हाँ, हमारे अंदर हीन भावना भरी गई थी। ये तो भला हम्म हो, ये पेंडेमिक जो आया था, हम्म कोरोना काल, उसने हाँ, आयुर्वेद को नया जीवन दे दिया। नया जीवन तो दे ना दिया। तो हम ना तो हम इमरजेंसी चिकित्सा में कमजोर हैं, हाँ। ना हम ऑपरेशन में कमजोर हैं, ना हम सामान्य चिकित्सा में कमजोर हैं, ना हम्म हमारे पास औषधियों की कमी है, ना हमारे पास रिसर्च की कमी है। हम्म ज्ञान भी है, रिसर्च भी है, साधन भी है, सब कुछ है। उसके बाद अब थोड़ा सा सुधार आया है, जब लोगों ने अपनी चीज की महत्ता समझने का प्रयास किया है। जी डॉक्टर नहीं साहब, तो मैं हम, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है इधर, मेरे मन में हाँ, एक सवाल आ रहा है कि आपके अनुसार हमारे पास में रिसर्च भी है, हमारे पास में अच्छी चीजें भी हैं, तो आपके अनुसार इसको फ्रंट लाइन में लाने के लिए हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए और कहाँ कहाँ चेंज करना चाहिए, जैसे एजुकेशन में, रिसर्च में, एविडेंस में, डॉक्टर की ट्रेनिंग में, और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने में? आपको क्या लगता है कि इसको फ्रंट लाइन में अगर लाना है तो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए? एक मैं चुटकुले से इस चीज को, आपके प्रश्न को हल करता हूँ। जी जी एक जी जी। एक महात्मा जी थे, उनके हम्म पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेकर। जी। तो उसने कहा, महात्मा जी आप जो कहते हो आपकी बात सब मान लेते हैं, हम्म मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, हम्म तो आप मेरे बच्चे को समझा दो, गुड़ खाना बंद कर दो। हम्म तो महात्मा जी ने कहा अगले हफ्ते आना। तो ठीक है। वो चली गई, हम्म अगले हफ्ते फिर आई। हम्म महात्मा जी ने फिर बोला हम्म कि अगले हफ्ते आना, हम्म फिर वो चली गई। ऐसा करके 4 हफ्ते के बाद जब 5वें हफ्ते में वो आई, हम्म तो महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, हम्म और उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। हम्म तो महिला चिल्ला के पूछी कि जब आपको इतनी ही बात बोलनी थी, तो मुझे ये 5 हफ्ते से आप घुमा क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले गुड़ स्वयं भी बहुत खाता था, मैं खुद गुड़ खाता हूँ, और बच्चे से बोलूं कि गुड़ मत खाओ मत खाओ, तो मेरी बात वो बच्चे सुनेगा ही नहीं। नहीं सुने। तो पहले मैंने प्रयास किया कि मैं गुड़ बंद करूं।
एक हफ्ते प्रयास करूं। किया, फिर नहीं बंद कर पाया, तो दूसरे हफ्ते में प्रयास किया, फिर नहीं बंद कर पाया। इस ढंग से हाँ 5 हफ्ते के प्रयास के बाद में मैंने अब गुड़ खाना छोड़ दिया है। तब मैं कहता हूँ कि अब तुम गुड़ मत खाओ, और छोड़ दो। बच्चा भी बन छोड़ देगा। हाँ तो मैं कहता हूँ कि जब आयुर्वेदिक चिकित्सक हाँ अपने घर के सदस्य को लेकर के हाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, जी, मैं इस ठीक, सवाल पे आने वाला था जो डॉक्टर साहब। पुरानी परंपरा थी उन्होंने सीखा नहीं, हाँ वो खुद हॉस्पिटल की तरफ देख रहे हैं अपने घर के सदस्य को लेके, और फिर उनके घर हाँ। का सदस्य ठीक होके घर चला गया। जब वो अपने क्लिनिक में आते हैं तब लोगों से हम्म कहते हैं कि आयुर्वेद को दोयम दर्जे का क्यों माना जाता। अरे क्यों नहीं माना जाएगा? मैं खुद हम्म आयुर्वेद की बेइज्जती करूं और दुनिया भर में हम्म ढिंडोरा पीटूं आयुर्वेद की बड़ी बेइज्जती हो। अरे मैं खुद आयुर्वेद को पहले ऊपर रखूं, फ्रंट लाइन में रखूं, तो दुनिया हमारा हम्म, अनुसरण करेगी। इसमें क्या गलत है? हाँ। आप समझिए, हमारे जी। यहाँ हर प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। थोड़ी मेहनत करनी हम्म पड़ती है, थोड़ा सामान संचय हम्म करके रखना पड़ता है, पुराने जो वैद्य हैं उनके सानिध्य में बैठना पड़ता है। अभी हम्म, जैसे कि बुखार आया तो हम क्या करेंगे? ठीक है। एक टैबलेट गटक लेंगे, ठीक। जी। ये जो चीज है उन्हें लगता है कि एक टैबलेट से बुखार उतर जाएगा। हम्म क्यों? आपके पास औषधि नहीं है क्या? मान लीजिए मेरे पास छोटे बच्चों के बारे में शिकायत आती है कि मेरा बच्चा अभी 6 महीने का है, उसे बुखार आया हुआ है। हम्म मैं बच्चों का चिकित्सक तो हूं नहीं, हम्म लेकिन उन्हें बताता हूँ कि आ जाओ मेरे पास दवा रखी है। हम्म तो आप आश्चर्य के मेरे पास दवा क्या रखी है? सेंधा हम्म नमक और गाय हम्म, का घी। अच्छा। खूब घुटाई की है, 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे, अभी भी मौका लग जाए तो मैं घोटना शुरू कर देता हूँ जितना बचा हुआ है। अच्छा। खूब घोटाई हो गई, अब मैं वही घी थोड़ा सा निकाल के दे देता हूँ कि जाओ बच्चे के सीने पर और माथे पर लगा दो, पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा। अच्छा। अब हम बच्चे को कोई टैबलेट खिलाएं, नुकसान करे, इसमें हम्म, कोई नुकसान है क्या? और ये मेरी टेस्टेड ना ना ना, कोई मेडिसिन, नहीं है। बहुत अच्छा। बच्चों पर मैंने प्रयोग किया। ये दूसरी जो नेचुरोपैथी की चिकित्सा है, मैं कहता हूं कि आप 2 लीटर हम्म, पानी ले लीजिए, धीमी आंच पर उसे हाँ। उबालना शुरू कर दीजिए। जब वो 1/8 बचे, यानी 250 ml हम्म पानी बचे, पाव किलो, हम्म तो वो पानी हाँ। ले लो और दो दो चार हम्म चार चम्मच बच्चे को पिलाना शुरू करो। मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ कि हम्म डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं उन्हें नहीं कहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में मत जाओ, लेकिन प्रारंभिक हम्म चिकित्सा तो ये भी शुरू करो, इससे भी बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। दूसरा, बहुत तेज बुखार चढ़ गया तो आपके पास एक साधन तो है ना, पानी की पट्टी। तो हम्म जो बेसिक चीज आयुर्वेद में हमें घर में सीखना चाहिए, ये हम नहीं सिखा पाए हम्म अपने घर वालों को। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिए, 4 शब्द अंग्रेजी के जान लिए। तो जो दादी नानी है उन्हें हम बोलते हैं, अरे दादी आपको क्या पता, हम्म, ये देखो ये लिखा। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उनके हाँ। पास बहुत ज्ञान है, उनके ज्ञान की इज्जत करना तो एक बार हम शुरू करें। आयुर्वेद की हम्म शुरुआत हमारे घर से होती है, हमारे बुजुर्गों से होती है, हमारे खेत से होती है, हमारे जंगलों से होती है। तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, पैसा फेंका, डॉक्टर ने दवाई दिया, इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गया। तो जब हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब हम फ्रंट लाइन में आयुर्वेद को नहीं ला सकते। आयुर्वेदिक हम्म चिकित्सक अगर अपने घर की चिकित्सा के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा तो अपने क्लिनिक हम्म में बैठ के आयुर्वेद को फ्रंट लाइन चिकित्सा नहीं बना सकता। इसके लिए हम हम्म। सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब एक चीज, इसी इसी बात पे ना डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये। एक प्रेगनेंसी है और डिलीवरी तक, एक महिला है, प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, ये एक अवस्था है। हाँ और अवस्था ऐसी है कि हाँ बच्चे और माँ, माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी का इंपॉर्टेंस है दोनों के लिए, दोनों का। हाँ, तो आयुर्वेदा या बाकी की आयुष की जो सिस्टम है, उनकी वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? माँ और बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, प्रेग्नेंट हुई कोई वुमेन, वो किसी अच्छी गाइनो के पास या हॉस्पिटल के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। तो आयुष के पास कोई इसका सॉल्यूशन है डॉक्टर साहब? या आयुष पद्धति के लोगों को कुछ करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए?
जिससे कि जो हाँ प्रेग्नेंट वुमेन्स है या उसका बच्चा हेल्दी रहे, वो फिजिकल और मेंटली फिट रहे उसके। तो इसमें आयुर्वेदिक या आयुष का क्या रोल है और क्या हो सकता है? नहीं, अब ये जो महिलाएं हैं, महिला भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जो प्रेग्नेंट हाँ। है उसका हम्म। बच्चा भी स्वस्थ रहे, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। जी। हम उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं जी। है। हाँ। मैं हॉस्पिटल जाने को मना नहीं करूंगा, मैं हम्म। जांच करवाने को भी मना नहीं करूंगा, जी। लेकिन गर्भिणी की परिचर्या क्या होनी चाहिए, इस पर हाँ। तो ध्यान देना जरूरी है। जी। एक चीज है कि जब कभी हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होता है या जब हम हाँ। बीमार महसूस करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हाँ। कोई ना कोई दोष कुपित होता है, तो किसी योग्य वैद्य से मिल करके उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। हम्म। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहला काम है हम्म। कि हमारी दिनचर्या ही हाँ। बिगड़ जाती है। हाँ। उठने का टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि लेडी प्रेग्नेंट है तो वो 9 बजे उठेगी। हम्म। क्यों? हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में उठने में क्या दिक्कत है? जी। तो एक तो जगने का समय वो अपना सेट कर ले। अच्छा। दूसरा, दूसरा ये है कि बाकी का जैसे नहाना, खाना, स्नान करना, हल्का व्यायाम करना, इन सब से वो बिल्कुल किनारे हो जाती है, उसे डॉक्टर बता देता है बेड रेस्ट। बेड तो रेस्ट। प्रारंभ में प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही जो बेड रेस्ट के लिए कहा गया, हम्म। ये 9 महीने बाद ऑपरेशन की नींव यहीं रख दी गई। बेड रेस्ट से। जब जब बॉडी मूवमेंट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसके हम्म। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो हम्म। जाएगी। खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति है, अगर दिनचर्या बदल दीजिए, वो चारपाई पर कोई पड़ा रहे, तो शरीर की हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी क्या? हम्म। वो अगर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, स्टिफ हो जाएगा शरीर, तो फिर हम्म। डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी क्या? तो नींव कहाँ से रखी जाती है? पहले सलाह से कि आप बेड रेस्ट करिए। तो ना इसमें तो केवल, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक शास्त्र क्या कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो हाँ, फिजिकल कुछ ना कुछ एक्सरसाइज छोटी छोटी उसे महिला को करना स्टार्ट करना चाहिए और करना ही जारी रखना चाहिए। चाहिए। हम्म। हाँ, हम्म। तो आयुर्वेद में तो हर महीने का एक नियम बना रखा है। अच्छा, कैसा? जैसे जैसे पहले 3 महीने जो होते हैं, हाँ। उस समय क्या होता है कि हम्म। गर्भिणी को चाहिए कि कोई गर्म चीजों का सेवन न करे। हाँ। अगर ज्यादा गर्म चीजों का सेवन वो करेगी तो मिसकैरेज हो सकता है। और हम्म। अक्सर आप सुनते होंगे मिसकैरेज के केसेस, आप सुनते होंगे। डेफिनेटली तो जी, सुनते ही हैं। 3 महीना तक बहुत सावधानी रखने की रख। जरूरत है। गर्म हम्म। दूध भी पीने के लिए मना किया जाता है कि गर्म दूध भी ना पिए। जी। अच्छा, मिर्च मसाले का भी परहेज रहता है। हम्म। मिर्च मसाला में, दूध अमृत है। अक्सर हाँ। हमारे घरों में देखा जाता है कि महिलाएं दूध कम पीती हैं। मेरे पास हाँ। रोगी जब आती है ना, तो मैं कहता हूँ हाँ। पैसा इकट्ठा करके रखो, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है पैसा छीनने के लिए। तो उससे बचने के लिए क्या करें, तो मैं कहता हूँ आप दूध पीने की आदत डालो। हम्म। सादा दूध या ठंडा किया हुआ दूध पहले महीने में। अच्छा। दूसरे महीने में ताकत बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं। हाँ, जैसे? शतावरी ले सकती है महिलाएं, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। आजकल आपने देखा होगा आयरन की हाँ। टैबलेट दे दी जाती हाँ, है। अब कैल्शियम आयरन चलता है। आयरन की टैबलेट है। हम्म। हाँ, ये कब्ज पैदा करता है। मैं हम्म। आयरन की टैबलेट खाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन हम्म। दूध पियो जिससे कब्ज ना हो। नहीं तो हम्म। आप 10 डिलीवरी वाली लेडीज को पकड़ लो, उसमें हम्म। 4 लेडी पाइल्स की शिकायत कर मिल जाएंगी। हम्म। क्यों हुआ? एक तो बेड रेस्ट, हम्म। और दूसरा ये जो दवाइयां कब्ज, हैं वो कब्ज कर कॉन्स्टिपेशन। रही हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। अब उनके बचने के लिए मैं उन्हें कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ, हम्म। केवल दूध पीने की सलाह दे रहा हम्म। हूँ। तो पहले महीने में तो ठंडा दूध पी जिससे कि मिसकैरेज ना हो। हम्म। दूसरे महीने में थोड़ी ताकत वाली चीजें, तावरी है, मुलेठी है, ये चीजें लेकर के देख। हम्म। अब आगे और ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चे के पोषण के लिए, तो हम्म। गर्भिणी माँ को मैं कहूंगा कि आप जितना खाना कायदे से
हजम कर सकें उतना खाइए, संकोच मत करिए। हाँ प्रेगनेंसी में लेडीज क्या करती है, खाना कम कर देती है, जी हाँ। निचला रहा है, गिरती आ रही है। हम्म अरे हम्म पहले किसी दादी नानी से पूछ लो, वो तो चर्चा करती है हम्म। ना कि मितली आ रही हाँ। है तो इलायची रख लो मुंह में, उससे हम्म बंद हो जाएगी। हम्म। तो पेट साफ रखो तो मितली वैसे भी नहीं आएगी। फिर नहीं लीवर आएगी। के लिए कई अच्छी औषधियां हमारे यहाँ हैं आयुर्वेद में, उनका जी। सेवन करो, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के लिए मैं मना करूंगा, किसी वैद्य हम्म से सलाह लें। हम्म। ठीक है। यहाँ पर घी दूध की मैं बात जरूर करूंगा। अगर अच्छा। दूध ले रहे हैं 3 महीने के बाद में, अगर उन्हें दूध पी रही हैं, तो हम्म। एक तो घर का बना हुआ जो मक्खन है या गाय हाँ। का शुद्ध घी, ये घी। उनको लेना शुरू कर देना चाहिए। 3 महीने तो के बाद बोल 5वें रहे हैं आप? महीने तक जितना, हाँ, चौथे और 5वें महीने में गाय के दूध में गाय का घी डालें, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, और उसको रात में पीना शुरू करें। ठीक है, हम्म इससे उन्हें कब्ज नहीं होगी, हम्म गैस नहीं बनेगी। हम्म अगर कब्ज और गैस नहीं बनी, यानी वात का अनुलोमन हो गया, तो उनका हम्म शरीर स्टिफ नहीं होगा, तो डिलीवरी में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म आएगी। दूसरा, हम्म बच्चे को स्वस्थ रखा कैसे जाए, ये हम्म। चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उनका हम नाम ही भूल गए। हाँ अभी आपके जैसे कि फलघृत है, हाँ। तो प्रेगनेंसी के लिए तो अमृत चीज है। दूध हम्म में आधा चम्मच फलघृत लेते रहो। अब किसी से आप चर्चा करके देखिए फलघृत, तो बोलेंगे कि अब फल से कैसा घी बनाया जा सकता। हम्म अरे उसका मतलब कुछ अलग है, जो फल आने वाला है उसके लिए घी का सेवन किया जा रहा है कि गर्भ पुष्ट रहे। हम्म। ठीक है। अब डिलीवरी के बाद में ज्यादातर लेडीज के पेट में स्ट्रेच मार्क देखते हैं। हाँ। वो क्यों होता है? ईचिंग करते। स्ट्रेच मार्क के लिए बड़ी आसानी से, पहले तो वो बच्चा जब अंदर बड़ा होगा तो पेट में तनाव आएगा, हाँ। और डिलीवरी के बाद में पेट अचानक सिकुड़ेगा तो वहां पर स्ट्रेच मार्क आ जाएगा। हम्म बहुत सारी लेडीज इसके लिए दवाइयां खोजती रहती हैं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आप हम्म। अपनी स्किन को फ्लेक्सिबल बनाए रखो। अच्छा, हाँ। फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए क्या है कि तिल का हम्म। तेल लगाते जाओ। अच्छा। तिल का तेल लगाते रहेंगे तो स्किन फ्लेक्सिबल बनी रहेगी, जितनी फैली है उतनी सिकुड़ जाएगी, तो स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे। ओके। दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें, और तिल के तेल का मसाज करें। हम्म अगर इस प्रकार से उनकी दिनचर्या रही, जगने और सोने का समय निर्धारित करें, हम्म अच्छी चीजें सोचें। आज भी हम्म अभिमन्यु पैदा हो रहा है, ये ध्यान हम्म। रखिए। मैं फिर उसी महाभारत में पहुंच रहा हूँ। आप जी। आज जो पैदा होने वाला बच्चा है ना, वो हाँ। अभिमन्यु ही माँ के पेट में ही सारी चीजें सीख लेता है। हम्म मुझे याद है कि जब पहली बार मेरे यहाँ टेलीफोन लगा था, वो डब्बे हम्म। वाला, हाँ। तो किसी को मैंने फोन लगाया, और कान में जब लगाया चूंगा ना, तो उसमें आवाज ही समझ में नहीं आ रही थी। टेलीफोन की आवाज अच्छा। जो डब्बे वाले होते उसमें चेंज हो जाती थी। हाँ। लेकिन आज का जो बच्चा है, 1 साल का बच्चा होता है, मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। सीखा कहाँ से? हम्म। माँ के पेट में वो सब चीजें सीख रहा है। ये हमारी भूल अच्छा। है कि बच्चे बोध मानते हैं। आज हाँ। का हर बच्चा अभिमन्यु है। आप उसे हम्म। जो सिखाना चाहें माँ के गर्भ में ही सिखा दीजिए। अच्छा। तो अगर मन शांत है, भोजन अच्छा है, अच्छी चर्चा हो रही है, गर्भिणी का मन प्रसन्न है, तो ये समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उससे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप ये कह रहे हो कि जो चिड़चिड़ापन, बच्चा माँ के पेट में है तो माँ के पेट में ही बच्चे की प्रोग्रामिंग हो जाती है? हाँ, वही प्रोग्रामिंग होती है। हाँ। तो तो माँ इस माँ चीज की का एक्टिविटी, ध्यान रखें। माँ की एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका बच्चा कैसे होने वाला है। बहुत चीजें निर्भर करती हैं इस पर। अच्छा। दूसरा, ये एक अलग ये एक अलग एक तो हो गया सब्जेक्ट है और बड़ा दिनचर्या। गहरा सब्जेक्ट है जी। दिनचर्या हो गया। आप, मैंने एक वेबसाइट देखी थी, हम्म। उस वेबसाइट का नाम था डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड। अच्छा। अपने डिजाइन योर बच्चे को डिजायर खुद डिजायर डिजाइन चाइल्ड। करिए कि आपको चाइल्ड। अब हम्म डिजायर्ड चाइल्ड का मेल फीमेल से मत लगाइए। आप उस बच्चे को हम्म संत महात्मा बनाना चाहते हो, व्यापारी बनाना चाहते हो, ऑफिसर बनाना चाहते हो, या और कुछ,
उसके अच्छा। पेट में ही आप निर्धारित कर सकते हो। ये कैसा है, इसके लिए कोई मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, दवा नहीं, आपको वातावरण वैसा पैदा करना पड़ेगा। अब एक चीज समझिए, हम्म हो सकता है कि मेरी इस बात का कुछ लोग गलत अर्थ लगा लें, लेकिन हम्म मैं बोलूंगा जरूर। अच्छा। आज जी। से आज से कई हजार साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसे मैं कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण। हम्म आज भी जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तब नाचते हैं, गाते हैं, अच्छी पूजा पाठ करते हैं, खाते पीते हैं। जी। अच्छा, अब यहीं पर हमारे खुद के बच्चे की पैदाइश के बारे में देख लो कि हम्म मेरे घर में अगर मेरा बच्चा आने वाला है हम्म और उसका टाइम पूरा हो गया, हम ले गए उसे हॉस्पिटल में, तो हमारे हम्म चेहरे पर खुशी नहीं रहती, हम्म हवाइयां उड़ती रहती हैं, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, कहीं डॉक्टर ने उनका बोल दिया तो क्या होगा, कायदे से डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये जो है हॉस्पिटल जाने के पहले घर में ही हम ये सब चर्चाएं शुरू कर देते हैं, और ये इसका कॉमन असर है, उस आप जो बोल रहे हैं ना, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कॉमन है ये, और फैक्ट है, सच्चाई है। आप एक दिन मान लीजिए, कई बार क्या होता है, उसको डरा देते हैं, पिछली बार डॉक्टर ने बताया था अंदर पानी कम है। अब जैसे हॉस्पिटल जाने लगी, उस लेडीज का ब्लड प्रेशर नापिए बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। हम्म आप ऐसी गलत बातें क्यों बोलते हो? हाँ, प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे बोलो, जैसा ये दोगे हमारा, वैसा सोच बनेगी। हाँ, हमारा नेगेटिव जो बोल रहे हैं, शरीर है पेशेंट को इस, नेगेटिव बोल रहे हैं, पेशेंट हाँ, फील कर रहा है उसको, फील कर रहा है। डॉक्टर नेगेटिव बोल इस, रहा है, पेशेंट फील कर रहा है उसको, नेगेटिविटी को। इसीलिए, हाँ, हाँ, घर वाले शुरू हो जाते हैं, वो डॉक्टर तो बहुत बाद की बात है। हम्म आप अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में वैद्यों को कैसे विचार रखने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हम्म और वैद्यों के यहाँ नर्सेस हैं, चाहे मेल नर्स हो चाहे फीमेल नर्स हो, हम्म जो परिचारक है उसका हम्म व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हम्म वैद्यों को यह भी हिदायत दी गई है कि रोगी का हाँ। व्यवहार अगर इस टाइप का है तो आप चिकित्सा ही मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर दोषारोपण होने वाला है। नेगेटिव प्रवृत्ति का अगर कोई पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट ही मत करिए भाई। हाँ, हम्म नहीं करिए। वो जब निगेटिव सोच चुका है, एक हम्म बार क्या हुआ, अभी अभी ये रिसेंट की घटना है, हाँ। एक ने मुझे फोन किया हम्म कि मेरे बच्चे को ऐसी 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 दिक्कत है। जी तो जी जी। मैंने कहा आपका बच्चा बीमार नहीं है, दूध में हम्म इसबगोल की भूसी डाल के उसे पिलाओ। हम्म तो माँ ने कहा कि मेरा बच्चा इसबगोल की भूसी नहीं पिएगा। तो हम्म मेरे मुंह से निकला, मुझे पता है आपका बच्चा इसबगोल की भूसी नहीं पिएगा। हम्म तो उस माँ ने फिर पूछा आपको कैसे पता? तो हम्म मैंने कहा जब उसकी माँ बोल रही है कि बच्चा नहीं पिएगा, नहीं पिएगा तो वो बच्चा नहीं तो पिएगा। मुझे मालूम है। हम्म एक बार बच्चे के सामने इसबगोल की भूसी दूध में घोल के रखो, अब बच्चा नहीं हाँ पीता है तो मैं मान लूंगा कि नहीं पिएगा। आपने रखा हाँ नहीं, उसके पहले डिसीजन ले लिया कि मेरा बच्चा नहीं पिएगा। तो ये जो नेगेटिव हाँ। विचार हैं, जो नेगेटिव वातावरण है, जो कोलाहल है, जो डर का वातावरण है, इससे हम्म हटने की जरूरत है। तो माँ भी स्वस्थ, बच्चा भी स्वस्थ, और नॉर्मल डिलीवरी में कहीं कोई रुकावट नहीं है। वैसे सुख प्रसव के लिए मैं यहाँ उसकी दवाइयों की चर्चा तो नहीं करूंगा। हम्म। सुख प्रसव के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, 5 से 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं एक बात यही ऐसी यहाँ एक बहुत सवाल सारी करना दवाइयां। चाहूंगा आपसे। बहुत सारे हाँ, आयुष डॉक्टर हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा वाले हैं, हाँ, या नेचुरोपैथी वाले हैं। जब इनके परिवार में कोई हाँ, महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये लोग भी उसी लाइन में लग जाते हैं, मॉडर्न साइंस की लाइन में, कि भैया हमारी वाइफ का यही इलाज तो, कराइए या हमारे फैमिली मेंबर्स का इलाज करिए। और इलाज तो ठीक है, डिलीवरी भी वही होती है और ट्रीटमेंट भी वही होता है, अपनी चीज कुछ कर ही नहीं रहे ये लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दूसरी चीज, हाँ, हम्म अब यहाँ तक ये विडंबना है। हम्म अच्छा, एक चीज, आपने ये चीज तो सुन लिया, हाँ डिलीवरी हो गई। हाँ डिलीवरी के बाद में महिलाओं की स्थिति देखिए ना, दो हाँ। तीन चीजें उन्हें गिफ्ट में मिलती हैं। अच्छा, जी। सिजेरियन डिलीवरी के बाद में उनका वजन बढ़ना निश्चित है। बढ़ता ही है, बढ़ता अच्छा, ही है। दूसरा, अगर 1 या 2 सिजेरियन डिलीवरी हो गई है तो उस महिला पर आप ध्यान रखिए,
कि आज उस महिला की उम्र 35 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 28 साल हो सकती है, 22 साल हो सकती है, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जब वो महिला 60 साल की होती है तो कमर दर्द से रोती रहती है। अच्छा, डिलीवरी के समय जो सबसे ज्यादा कुपित होने वाला दोष है वो है वात। हमारे आफ्टर डिलीवरी एक दवा पिलाई जाती है जिसका नाम है दशमूलारिस्ट। ये वात की बहुत मशहूर दवा है और मैं सब लेडीज को बोलता हूँ कि डिलीवरी के 1.25 महीने बाद से ये दशमूलारिस्ट 6 महीने तक पी लो। अच्छा। तो जितनी भी दिक्कतें प्रसूति के समय में आने वाली हैं, डिलीवरी के बाद में जो दिक्कतें आने वाली है, सबसे मुक्त हो जाओगे। 60 साल की उम्र में जो कमर दर्द करता वो भी नहीं होगा। तो आयुर्वेद एक सक्षम चिकित्सा पद्धति है। हम किसी भुलावे में पड़े हुए हैं, हम अपनी ही चीज को गलत बोल रहे हैं और मुझे दुख भी है। मैं तो कई डॉक्टरों को बोलता हूँ, अभी पिछली बार ही मैंने आपके सामने एक वो किया था जब चर्चा हो रही थी फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट की, तो मैंने कहा जिस दिन आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने घर के लोगों की चिकित्सा, खास करके डिलीवरी के समय अगर वो आयुर्वेद का उपयोग करने लगेगा, ठीक है, तो सब चीजें सही हो जाएंगी। अब कई चीजें मेरे मुंह से ऐसी गलत निकलती हैं कि लोगों को चुभ जाती है और कहीं मैं डरता हूं कि केस न कर दे। ये जो आज भ्रांतियां फैली हुई हैं, इनकी परवरिश में कोई दोष नहीं है। इनके पिताजी ने किताब नहीं दिया, फीस नहीं दिया, कपड़े नहीं दिया, खाना नहीं, ना, दोष पैदाइश में है। ये डिलीवरी कोई 4 महीने की डिलीवरी तो होती नहीं। डिलीवरी होने का मतलब हॉस्पिटल में महिला गई, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई या उसी दिन रात हो गई या 1 घंटे बाद हो गई। अब तो डेट माँ बाप डिसाइड करते हैं और डॉक्टर डिसाइड करता है कि बच्चा कब होगा। वो तो यानी परमात्मा को अपना गुलाम मत बनाओ भाई, प्रकृति का ध्यान रखो। एक शक्ति है, मैं उसे धार्मिक नजरिए से नहीं जोड़ता हूँ। कोई ना कोई शक्ति है जो इस व्यवस्था को चला रही है। उस व्यवस्था को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो भाई? उसने जैसी व्यवस्था बना रखी है उसको स्वीकार करो। अगर 4 घंटे बाद आपका बच्चा पैदा होता तो क्या होता? छोटा रह जाता क्या? या 4 घंटे पहले पैदा हो गया तो क्या सीधे डीएम बन जाएगा क्या? नहीं, लोगों का ये तो देखना है कि 1 जनवरी को बच्चा पैदा होना चाहिए, ईद के दिन होना चाहिए, दिवाली के दिन होना चाहिए, रक्षाबंधन के दिन होना चाहिए। सब चीजें, यानी कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिखने पर आ गए। पूरी व्यवस्था को नकार कर स्वयं ही परमात्मा बनने का प्रयास कर रहे हो, तो उसका दंड कौन भुगतेगा? जिस दिन आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने यहाँ की महिलाओं की डिलीवरी खुद करवाने लगेगा या फिर वो आयुर्वेदिक पद्धति से डिलीवरी होगी और आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उसी दिन मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि पैदाइश में फर्क है, परवरिश में नहीं। ये शब्द खराब लग सकता है लेकिन बहुत बड़ी बात है। पैदाइश में कमी है, परवरिश में नहीं। हाँ, और वो पैदाइश की कमी बहुत दिन की नहीं है, वो जो घर का वातावरण टेंस होता है। मैं कह दे रहा हूँ कि आज हर बच्चा है, तो घर के वातावरण को टेंस क्यों करते हो भाई? आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। एक नया मेहमान आने वाला है, स्वागत करना चाहिए। तो अगर कोई नया मेहमान आवे तो क्या करोगे? आपके चेहरे पर टेंशन रहेगा कि खुशी रहेगी? खुशी होना चाहिए। आप मेरे यहाँ आओ, ठीक है, दरवाजे पर पहुंचे तो मेरा चेहरा कैसा होना चाहिए? अगर मेरे चेहरे पर टेंशन आ गई, करे कुरैशी साहब मेरे यहाँ क्या होगा? अब हो सकता है दोबारा अपना मैं आपके यहाँ पहुंचूं और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी तो मैं दोबारा फिर आने की कोशिश करूंगा कि साहब मैं आगरा आया हूँ, आप हो किधर, मिलना चाहता। एक नया मेहमान आ रहा है और हमारे शरीर पर टेंशन, चेहरे पर टेंशन, चिंता, घर में एक कोलाहल का वातावरण, वो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे। कैसे हो सकता है ये तो बताओ? आप खौलते पानी में चेहरा देख सकते हैं? नहीं, चेहरा देखना है तो पानी को शांत रखना पड़ेगा। जब पानी बिल्कुल शांत रहेगा तभी आपकी परछाई दिखेगी उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के उसकी दिनचर्या सही रखें, खान पान का ध्यान रखें, डिब्बा बंद भोजन गर्भिणी को ना दें, कब्ज ना होने पाए इसका ध्यान रखें, पित्त तो एसिडिटी शरीर में ना बढ़ने दें, ऐसी कोई भी चीज उसे ना खाने दें।
जिससे उसे कब्ज पैदा हो, जैसे कि खमीर वाला भोजन या बासी भोजन, या फिर कई बार ये भी होता है कि हमारा बच्चा सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, इसलिए व्रत उपवास भी। मैं तो सभी महिलाओं को रोकूंगा कि डिलीवरी के बाद में व्रत उपवास रख लेना, 2 की जगह 4 रख लेना, ये मत करो। और खास करके विचारों की शुद्धता तो इसमें अति आवश्यक है। अच्छा, एक चीज चलते चलते और बता दूं कि क्योंकि या तो लोग लास्ट में वीडियो देखते हैं या अंत में देखते हैं, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले जो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले हैं उनसे पूछना चाहिए। और ये कई बार प्रयोग हो चुका है, आपने देखा। अच्छा। एक प्रयोग मैंने देखा था, एक वो था, मुर्गी के अंडे से चूजे निकलते हुए आपने कई बार देखा होगा। बड़ी मेहनत करता है, तोड़ता है, फिर कोशिश करके निकल पाता है। जिस समय वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उस समय हाथ से अंडे को तोड़ दीजिए, आपके दिमाग में ही आएगा कि हमने चूजे की मदद की। लेकिन अब वो चूजा न चल पाएगा न उड़ पाएगा। उसको उसके हिस्से का काम करने दो। हाँ, तभी उसके शरीर में मजबूती आएगी। एक चीज और आप देखेंगे, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो लोग उससे इतना मिट्टी से बचा के रखते हैं कि मिट्टी का एक कण भी उसके शरीर में नहीं लग पाता, और फिर बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत बीमार रहता है। तो डॉक्टरों से पूछिए कि ये सिजेरियन पैदा होने वाले बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है नॉर्मल वाले की। सॉरी, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये प्रश्न मैं आपके दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अपने बच्चे की ऐसी हैं तो डॉक्टर से ये प्रश्न अवश्य करें, उसके बाद फिर अपने घर की महिलाओं की डिलीवरी के बारे में निर्णय लें। इस जगह मैं डॉक्टर साहब आपसे बोलना चाहूंगा, जो आयुष के डॉक्टर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर बन गया तो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया, ये सही नहीं है। अनभ्यास विषम शास्त्रम। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र भी जहर के बराबर हो जाता है। तो हमें हर दिन नई चीज सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, और हमारी जो कमजोरी है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप खुद से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, दादी नानी है, उनसे सीखिए। आप डॉक्टर बन गए तो इसका मतलब नहीं कि उनका ज्ञान आपसे छोटा हो गया। पहले अपने घर की महिलाओं की डिलीवरी के बारे में आप सोचो, उनकी चिकित्सा के बारे में सोचो, उन्हें स्वस्थ रखने के बारे में सोचो। फिर जैसा आप कहोगे दुनिया मानेगी, आयुर्वेद सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। अगर आप खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हो करके द्वयम दर्जे पर चिकित्सा पद्धति को रखोगे तो फिर हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। नहीं होगा, पहले खुद ही हमें ही आगे आके फ्रंट में आके खेलना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा संदेश है सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिन दवाइयों की रिसर्च की है, इनोवेट की है, क्या क्या की है, कुछ थोड़ा सा हमारे लोगों को भी वो बताइए कि क्या क्या आपने अपने जीवन में रिसर्च की है ये सब। नहीं, हमारे पास जैसे एक है माइग्रेन की दवाई है। अच्छा, सिंगल डोज रेमेडी। अच्छा, एक बार नाक में 4-4 बूंद डाल दीजिए। अगर माइग्रेन है तो फर्स्ट डोज में ही ठीक हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1954 का जो एक्ट है वो लागू हो जाता है। हाँ, तो सिंगल डोज रेमेडी है, मैंने अनुभव किया है। किसी को 2 खुराक भी लग सकती है, लेकिन बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, फिर ये जो सरदर्द है ना, सरदर्द छोटी प्रॉब्लम नहीं है, सरदर्द बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो शायद 30 से 40% जनसंख्या सरदर्द से परेशान है। अच्छा, सरदर्द ऐसी है। हाँ, सरदर्द में उनकी लाइफस्टाइल भी है, खान पान भी है, लेकिन स्लीपिंग साइकिल भी ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, एक दवाई सरदर्द में ही एक जो प्रकार होता है माइग्रेन के अलावा, माइग्रेन हम किसको बोलते हैं, आधा सीसी, सूर्यावर्त, अर्धावेदक, ये सब आयुर्वेद में दिए गए नाम है। यानी सूरज उगने से सरदर्द चालू होता है,
दोपहर में सबसे तेज होता है, शाम को दर्द हल्का हो जाता है, और इस प्रकार का जो दर्द होता है हमेशा यहाँ माथे से शुरू होता है, या तो राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है। अगर ये सारे लक्षण मैच कर रहे हैं तो माइग्रेन है, और माइग्रेन की हमारी सफल औषधि है। 4-4 बूंद एक बार नाक में डालिए, ठीक हो जाएगा। दूसरी औषधि जो मैंने डेवलप किया है समल बाई के लिए। समल बाई और माइग्रेन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन समल बाई के केस में एक चीज और लक्षण हम मिलाते हैं कि उसकी आंखें कमजोर होती हैं। अच्छा। और वो दर्द यहाँ आंखों के पीछे जो गड्ढा होता है यहाँ से चालू होता है। अच्छा। चाहे राइट साइड में और चाहे लेफ्ट साइड में। तो आधे सर का दर्द है, आंखों के बगल से दर्द चालू होता है, और ये जो समल बाई का दर्द है ये दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का दर्द है तो ये भी सिंगल डोज रेमेडी है। ठीक है। इसकी भी औषधि हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का सर दर्द है तो सबसे पहले उसका कारण खोज लो। खून की कमी है कि नींद की कमी है कि व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है, या जो कुछ वातावरण उसके यहाँ का ठीक नहीं है, इसकी वजह से भी सर दर्द कर सकता है। कब्ज है, खाना नहीं पच रहा है, गैस ज्यादा बन रही है, ये सब कारण है। तो जो कारण है कारण रिमूव करो और मस्त करो। ये मेरा काम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप ऑनलाइन भी देते हैं, आप डिस्पैच करा देते हैं? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों को सिखाने में है। हाँ, माइग्रेन की दवाई तो मैं ऑनलाइन उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी जो लोग फोन पर चिकित्सा चाहते हैं ना, तो मेरा उद्देश्य क्या, देखिए अब उम्र बहुत हो गई है और वो सारी चीजें नहीं कर पाता हूँ, तो मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ। आप कोई औषधि बनाना चाहते हैं किसी रोग विशेष के बारे में, मुझे बताएं कि हमें इस रोग के बारे में ऐसी औषधि बनानी है, तो हम आपको सिखाने में ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा देर तक सेवा कर पाएंगे समाज की। तो जैसे एग्जांपल बताओ, कौन कौन सी बीमारी के लिए अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे तो कौन कौन सी डिसीज के ऊपर आपका रिसर्च है, और किस किस में आप ट्रेन कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल बताइए। एक तो दर्द है, दर्द है, पेट दर्द काम का क्या मतलब, बोन हड्डियों का दर्द, मसल पेन, कहीं का भी? पहले तो दर्द क्यों है, दर्द का कारण क्या है, अगर ये व्यक्ति की समझ में आ जाए तो मुझसे पहले तो वो खुद इलाज कर लेगा। अच्छा। कारण समझ में आना है। कारण क्या होता है, देखिए हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं एक चीज, देखिए ये मेरा हाथ है। हाँ, दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐसा दबाया, ये दबाया तो यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है। अब मैंने छोड़ दिया, दर्द खत्म हो गया। जानते हैं दर्द क्यों हो रहा था? हमारे शरीर में वात की मदद से कफ पूरे शरीर में घूमता रहा है। तो हमारे शरीर में घूमता क्या है, एक तो वात, हवा, और दूसरा खून। तो जब हवा के मार्ग में कोई रुकावट आती है तो दर्द होता है, और जब खून के मार्ग में, रक्त के मार्ग में कोई रुकावट आती है तो दर्द होता है। तो हमें दर्द दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, उस रुकावट को दूर कर देना है, दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब ये जिस हिस्से में होता है, गर्दन में हुआ तो स्पेंडिलाइटिस, घुटने में हुआ तो अर्थराइटिस, इस प्रकार के अलग अलग नाम लिए गए हैं। लेकिन दर्द का कारण क्या है, या तो हवा के रास्ते में कोई रुकावट है या खून के रास्ते में रुकावट है। तो ये व्यवस्था हम सिखाते हैं उससे कि कारण क्या था, किस कारण से दर्द है, कितने दिन से दर्द है, कितने बजे दर्द शुरू होता है, उसके हिसाब से हम उसे चिकित्सा बताते हैं। तो हमारा जो मेडिकल स्टोर है वो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो है किचन। अब हर चीज किचन में हो ये संभव नहीं है, इसलिए मैं दवाइयों की भी मदद लेनी पड़ती है। मैं आयुर्वेद की शास्त्रीय दवाइयों के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अच्छी हैं ही, लेकिन हम शुरुआत तो घर से करें। तो कोई वैद्य अगर इस संबंध में चर्चा करना चाहता है तो आप अपने वीडियो में मेरा नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल देंगे आपका, और आपकी डिटेल भी शेयर करेंगे। आपका जो चैनल है यूट्यूब का, वहां भी लोग आपका रेफरेंस दे देंगे, जिससे लोग देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देखेंगे। देख सकते हैं,
हाँ, हमारे जी। चैनल पर बहुत वीडियोग्राफी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर जो लोग वीडियो देखते हैं वो हाँ। वीडियोग्राफी के लिए वीडियो नहीं देखते, जी। वो सुनने के लिए वीडियो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज की चर्चा चलिए, में डॉक्टर साहब अच्छी चर्चा रही। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही और नॉलेज मिली। समरी में बात करें तो आपने ये भी बताया कि आयुर्वेदा या आयुष की पद्धतियां फ्रंट लाइन से पीछे क्यों जा रही हैं, उसकी वजह बताई। और ये भी बताया कि आयुष के जो चिकित्सक हैं उनको अपने घर से ही वो सब करना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, वो भी आपने बताया। एक प्रेग्नेंस वुमेन को भी आपने बताया कि कब के शुरुआत प्रेगनेंसी से लेकर और डिलीवरी तक क्या क्या करना चाहिए, वो भी आपने इसमें चर्चा में दिया। आपकी क्या क्या इनोवेशन और क्या क्या R&D की है वो भी आपने किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर साहब। और अगर आप सभी, हम लोग रेगुलरली इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 4 बार कर चुके हैं, आगरा, गोवा, जयपुर और नेपाल काठमांडू में। अगला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं थाईलैंड में, पटाया और बैंकॉक में। देश और विदेश के आयुष या ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करने वाले, नेचुरल हीलिंग से लोगों का इलाज करने वाले इंडिया और इंडिया के बाहर के धुरंधर इकट्ठे हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप थाईलैंड वाला प्रोग्राम आइए, और बाकी का जितने लोग देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जिससे लोगों का फायदा हो सकता है, भला हो सकता है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए और अपनी नॉलेज से लोगों का फायदा कराइए। तो आज के सेशन में अगेन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाकी के आप लोगों के लिए 2 चीजें, आप भी पॉडकास्ट में अपनी चीजें रखना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट करिए, और थाईलैंड जाने के लिए हमारी टीम से कनेक्ट करिए। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। जय धन्वंतरी।